वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में मवासलाती निज़ाम की तरक्की। इससे पहले हम तालीम के बारे में उनकी पॉलिसियाँ पढ़ चुके हैं। माशी उन्होंने जो तरक्की की, माशरती जो उन्होंने इस्लाहात की, उसके बारे में हमें इल्म हुआ है। इससे पहले कि हम बढ़ें अपने सबक की जानिब, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो आपको समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में आप उसके बारे में पूछ सकते हैं और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत के क़याम के बाद ज़राए मवासलात पर ख़ासी तवज्जो दी। इस सिलसिले में उन्होंने दर्ज झैल इक़दामात किए। नंबर 1 पे है डाक और टेलीकॉम। अंग्रेज़ दौर में डाक के महकमे को जदीद तर्ज पर बनाया गया क्योंकि अंग्रेज़ों को अपने अहकामात बरसगीर के दूर दराज के इलाकों तक पहुँचाने के लिए इस महकमे की बहुत ज़रूरत थी। नए डाक खाने बनाए गए और वहाँ तरबियत याफ्ता अमला तैनात किया गया, यानी वहाँ पे जो ट्रेन स्टाफ था उसे अपॉइंट किया गया या तैनात मुकर्रर किया गया। 1887 में लाहौर में जनरल पोस्ट ऑफिस कायम किया गया। जो लाहौर का आपका जनरल पोस्ट ऑफिस है वो कब कायम हुआ? 1887 में। इस निज़ाम की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान राब्ते बढ़ाए गए। अंग्रेज़ हुकूमत ने डाक के निज़ाम के अलावा टेलीग्राम के निज़ाम को भी बेहतर किया। अंग्रेज़ हुकूमत ने मवासलात का निज़ाम अगरचे अपने मकासद के लिए बनाया था, लेकिन इससे बरसगीर के लोगों को भी फ़ायदा हुआ। अवाम के एक दूसरे से राब्ते बढ़े, मुल्क में तिजारत को फ़रोग़ हासिल हुआ। अंग्रेज़ों के डाक और टेलीकॉम के निज़ाम ने बरसगीर के लोगों पर मस्बत असरात मुरतब किए। यानी कि बनाया तो उन्होंने अपने मकासद या काम के लिए था, लेकिन इससे आम आवाम को भी फ़ायदा हुआ। एक दूसरे से उनके जो राब्ते थे वो बढ़ गए और तिजारत को भी फ़रोग़ हासिल हुआ। आगे आगे उन्होंने रेलवे और सड़कें का जो इंतज़ाम उन्होंने बेहतर किया था, वो जो है ज़राए मवासलात किसी भी मुल्क की माशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम होते हैं। यानी किसी भी मुल्क की माशी तरक्की और उसको मुस्तहकम या इस्तेहकाम तरक्की देने के लिए बहुत अहम होते हैं। अंग्रेज़ दौर में रेलवे इस वक्त तेज़ तरीन ज़रिया मवासलात था, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उस वक्त कम्युनिकेशन का आपका तेज़ तरीन था वो ट्रेन था। चुनांचे पूरे बरसगीर में जहाँ मुमकिन हुआ रेलवे लाइनों का जाल बिछाया गया। अहम कस्बों और शहरों में रेलवे स्टेशन कायम किए गए। शहरियों की सहूलत के लिए रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर फाटक लगाए गए। अंग्रेज़ों ने गाड़ियों के आने और जाने के औकात को मुनज़्ज़म किया, यानी उसको अरेंज किया या तरतीब दी उन्हें। रेलवे के टिकटिंग निज़ाम को बेहतर किया। इन इक़दामात से अवाम का रेलवे पर एतमाद बढ़ा और वे रेलवे के सफ़र को महफूज समझकर तरजीह देने लगे, यानी कि उसी को वो अहमियत देने लगे या प्रेफरेंस देने लगे। सफ़र को आसान बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में बरसगीर के तूलो अर्ज़ में नई सड़कें बनाईं और पहले से मौजूद सड़कों के मेयार को बेहतर बनाया। जहाँ कहीं सड़क के रास्ते में नहरें या दरिया आते थे, वहाँ पुल तामीर किए। मुसाफिरों की सहूलत के लिए बस स्टैंड बनाए गए। सफ़र को महफूज बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपनी मकामी इंतज़ामी अमले को ख़ुसूसी तरबीत दी। अंग्रेज़ों के इक़दामात से महीनों का सफ़र दिनों में और दिनों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। बाज़ मौर्रिख़ीन का ख़याल है कि अंग्रेज़ों ने ये तमाम इक़दामात अपनी सहूलत के लिए किए, मगर फिर भी बरसगीर के अवाम को बहुत फ़ायदा हुआ। मौर्रिख़ीन जो तारीख़ लिखने वाले होते हैं, उन्होंने कहा कि ये तमाम उन्होंने जो स्टेप उठाए थे वो अपनी सहूलत के लिए, अपनी आसानी के लिए किए थे, मगर फिर भी बरसगीर के अवाम को इसका बहुत फ़ायदा हुआ। आगे हम पढ़ेंगे बरसगीर में नाफिज किए जाने वाले मुख्तलिफ एक्ट। एक्ट कहते हैं कवानीन को। बरसगीर पाक व हिंद के लोगों की हुकूमत के मामलात में शामिल करने के लिए 1861, 1892, 1909 और 1919 के एक्ट बरतानवी पार्लियामेंट ने मंजूर किए। उन्हें बरसगीर में नाफिज किया गया। सबसे पहला जो था वो था कानून मजालिस हिंद 1861, इंडियन कौंसल्स एक्ट 1861। नंबर 1 पे इसका क्या फ़ायदा था? 1861 के कानून मजालिस हिंद के तहत बनने वाली कानून साज कौंसलों में पहली मरतबा
वायसराय गवर्नर जनरल ने बरसगीर के मकामी लोगों को कानून साजी के अमल में शामिल किया। इस तरह निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली का अमल शुरू हुआ। यानी कि जो नीचे की सतह पर इख्तियारात थे उसका मुंतकली का अमल शुरू हुआ, वरना इससे पहले गवर्नर जनरल ही मकामी लोगों के सारे फैसला करता था और जो उस की बात होती थी वही मानी जाती थी। लेकिन अब जो है उसने पहली मर्तबा मकामी लोगों को कानून साजी के अमल में शामिल किया। नंबर 2 पे बम्बई और मदारिस की सूबाई हुकूमतों को महदूद पैमाने पर कानून साजी की इजाज़त दी गई। वायसराय की मंजूरी से सूबाई मजालिस से कानून साज के पास करदा बिल मंजूर होते थे। अगर सूबाई कानून साज कौंसल का कोई मेंबर किसी तबके की मजहबी रसूम या खारजा मामलात से मुतालिक कोई तजवीज़ पेश करना चाहता तो उसे सदर कानून साज कौंसल से पेश की इजाज़त लेना पड़ती थी। यानी कि बम्बई और मदारिस की जो सूबाई हुकूमतें थीं उनको बहुत ही कम तादाद पर कानून साजी की इजाज़त दी गई थी और जो वहाँ पे वो बनाते थे कानून, वो पास करदा बिल मंजूर होते थे वायसराय से। अगर सूबाई कानून साज कौंसल का कोई मेंबर किसी तबके की मजहबी रसूम या खारजा मामलात से मुतालिक कोई तजवीज़ पेश करना चाहता तो उसे सदर कानून साज कौंसिल से पेश की इजाज़त लेनी पड़ती। यानी जो कानून साज कौंसिल का कोई मेंबर था वो अगर किसी तबके की मज़हब के रस्म के बारे में या किसी खारजी या बाहर के मामले से कोई वो तजवीज़ पेश करना चाहता था तो उसे ये जो है जो उन्होंने बनाई थी कौंसल उसके सदर कानून साज से पेश की इजाज़त लेनी पड़ती थी। नंबर 3 पे इस कानूनी मजालिस हिंद में क्या था कि वायसराय के पास इख्तियार था कि वो अपनी कानून साज कौंसल में कम से कम 6 और से ज़्यादा 12 मेंबरान नामजद करे। इनमें निस्फ गैर सरकारी मेंबरान थे। अब उसको ये भी इख्तियार दिया गया था कि वो जो कौंसल थी उसमें कम से कम 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 12 अफराद को वो उसमें नामज़द कर सकता था और उसमें से आधे जो होते थे वो सरकारी मेंबरान नहीं होते थे, गैर सरकारी मेंबरान होते थे। नंबर 2 पे जो था वो था कानून मजालिस हिंद 1892 इंडियन कौंसल एक्ट 1892। कानून मजालिस हिंद 1892 की रूह से मरकज़ी और सूबाई काउंसिलों में म्यूनसिपल कमेटियों और ताजरों के अंजुमनों के चंद मेंबरान नामज़द किए जाते थे। ये नामज़द मेंबरान कौंसिल के इजलासों में शरीक होकर कानून साजी में हिस्सा लेते थे। नंबर 2 पे उन्होंने क्या किया कि मरकज़ी और सूबाई कानून साज कौंसिलों में गैर सरकारी अरकान का इजाफा किया गया। मरकज़ी कौंसिल में 16, छोटी सूबाई कानून साज कौंसिल के लिए 15 और बड़ी सूबाई कानून साज कौंसिल के लिए 20 अरकान का इजाफा किया गया। ज़िलाई बोर्ड, म्यूनसिपल कमेटियों, ज़मींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह को सूबाई कानून साज कौंसिलों के गैर सरकारी मेंबरान को नामज़द करने के इख्तियारात दिए गए। इस तरह नामज़दगी का एक असूल भी मुतारफ़ कराया गया। यानी कि अब जो है उन्होंने क्या किया था कि गैर सरकारी अरकान को मरकज़ और जो सूबे में जो कानून बनाते थे एक कौंसलें उनमें इजाफ़ा किया गया था और उनके मेंबर्स में इजाफ़ा किया गया जिससे सूबाई कानून साज कौंसिलों के को गैर सरकारी मेंबरान को नामज़द करने के इख्तियारात दिए गए थे। इस तरह नामज़दगी का एक असूल भी मुतारिफ़ कराया गया। नंबर 3 पे थे कानून मजालिस हिंद 1909। कानून मजालिस हिंद 1909 के तहत सूबाई कानून साज कौंसिलों में तोसी की गई। मुख्तलिफ सूबों की कौंसिलों के लिए अरकान की तादाद इस तरह मुकर्रर की गई। जो 1909 का एक्ट आया था उसमें उन्होंने अरकान की तादाद जो है वो मुकर्रर कर दी गई थी। पंजाब में 27, बंगाल में 54, बर्मा में 18, यूपी में 50, मदारस में 49 और मुंबई 49 सूबाई हुकूमतों को अपना बजट खुद तैयार करने का इख्तियार दिया गया। जो सबसे अच्छी बात ये थी कि जो आपकी उस वक्त की सूबे की हुकूमत थी उस वक्त उन्होंने उसको अपना बजट भी खुद तैयार करने का इख्तियार दे दिया था। मरकज़ी मजलिस कानून साज के गैर सरकारी मेंबरान की तादाद 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई।
جن کو مختلف طبقے اور صوبائی کونسلیں منتخب کرتی تھیں، یعنی کہ الیکٹ کرتی تھیں۔ اس میں پھر جو ہے ممبران کی انہوں نے نمبرز کا اضافہ کر دیا تھا۔ قانون مجالس ہند 1909 کے تحت وائسرائے کی گورنر جنرل کی انتظامی کونسل 5 ممبران پر مشتمل تھی، جس میں ایک ہندوستانی شامل تھا، یعنی کہ باقی جو اس کے انتظامی کونسل کے 4 ممبر تھے وہ آپ کے انگریز ہوتے تھے، اور ایک جو ہے وہ ہندوستان کا بندہ شامل ہوتا تھا۔ اور سب سے جو اچھی بات ہوئی قانون مجالس ہند 1909 کے تحت، وہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق دیا گیا، یعنی کہ مسلمانوں کو یہ مانا گیا کہ وہ ایک علیحدہ قوم ہے، اسی لیے انہیں علیحدہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا تھا۔ اب ہے اگلا نمبر 4 پہ قانون حکومت ہند 1919 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آف 1919۔ قانون حکومت ہند 1919 کی روح سے مرکزی مجلس قانون ساز 2 ایوانوں پر مشتمل تھی۔ مجلس قانون ساز یعنی کہ جو قانون بنانے والے جو ادارہ تھا، وہ انہوں نے 2 ایوانوں پر مشتمل کر دیا۔ ایوان بالا کو، جو بڑا ایوان تھا، اس کو جو ہے وہ کونسل آف اسٹیٹ، اور ایوان زیرین جو چھوٹا تھا اس کو قانون ساز کونسل کا نام دیا گیا۔ کونسل آف اسٹیٹ کے زیادہ سے زیادہ 60 ممبران تھے، جن میں 33 کا انتخاب اور بقیہ کی نامزدگی کی جاتی تھی۔ جو کونسل آف اسٹیٹ تھی اس کے زیادہ سے زیادہ کتنے 60 تھے، جس میں 33 جو ہیں وہ الیکٹ ہوتے تھے اور بقیہ کی جو نامزدگی کی جاتی تھی، یعنی ان کو جو ہے گورنر جنرل جو ہے نا وہ نامزد کرتا تھا۔ قانون ساز کونسل 144 ممبران پر مشتمل تھی، جن میں 104 کا انتخاب ہوتا تھا، بقیہ 40 ممبر نامزد ہوتے تھے۔ اب جو قانون ساز کونسل تھی، یعنی جو قانون بناتی تھی، وہ جو ہے اس میں 104 جو ہیں وہ الیکٹ ہوتے تھے، یعنی وہ عوام کے ووٹوں سے آتے تھے، اور باقی جو 40 تھے وہ ممبر نامزد کرتا تھا کون؟ گورنر جنرل۔ گورنر جنرل وائسرائے کی انتظامی کونسل 6 ممبران پر مشتمل تھی، جس میں 3 ہندوستانی شامل تھے۔ اب جو اس کی انتظامی کونسل تھی، یعنی جو ان کے انتظام سنبھالتی تھی، وہ 6 بندوں پر مشتمل ہوتی تھی، جن میں 3 ہندوستان کے لوگ شامل ہوتے تھے اور 3 جو ہے وہ انگریز ہوتے تھے۔ قانون حکومت ہند 1919 کے تحت صوبائی نوعیت کے امور مثلاً بلدیات، صحت عامہ، تعلیم، پولیس وغیرہ صوبوں کے حوالے کیے گئے، اور اس قانون کے تحت کیا ہوا تھا کہ جو مختلف مسئلے تھے ہر ایک صوبے کے، وہ اس کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ اور اس قانون میں سکھوں کو جداگانہ انتخابات کا حق دیا گیا، یعنی سکھوں کو بھی 1919 میں جداگانہ انتخابات کا حق دے دیا گیا تھا۔ اس پر ہمارا سبق کا اختتام ہوا۔ اب ہم آتے ہیں سبق کے اہم نکات کی طرف، جس میں نمبر 1 پہ ہم نے پڑھا تھا کہ برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آمد سے پہلے عرب تاجر یہاں تجارت کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ نمبر 2 پہ ہم نے پڑھا تھا کہ 1600 میں برطانوی ملکہ الزبتھ سے قانونی اجازت نامہ حاصل کر کے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ نمبر 3 اہم نکتہ جو ہمارا سبق میں تھا وہ تھا مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند پر 1000 سال سے زیادہ حکومت کی۔ نمبر 4 پہ تھا کہ چارلس ووڈ نے 1854 میں اپنا ایک تعلیمی منصوبہ پیش کیا، جسے ووڈ ڈسپیچ کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ جنگ آزادی 1857 میں لڑی گئی، جس میں برصغیر کی تمام اقوام نے حصہ لیا۔ 1858 میں ایک قانون بنا جس کے تحت لارڈ کیننگ برصغیر کے پہلے وائسرائے بنے۔ 1887 میں لاہور میں جنرل پوسٹ آفس قائم کیا گیا۔ نمبر 8 پہ تھا کہ سر سید احمد خان نے انگریز حکومت کو تجویز دی کہ برصغیر کے قانون ساز اداروں میں مقامی لوگوں کی شمولیت ہونی چاہیے۔ نمبر 9 پہ ہم نے قانون مجالس ہند 1909 کے تحت مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق دیا گیا پڑھا تھا۔ نمبر 10 پہ ہم نے پڑھا تھا کہ قانون مجالس ہند 1909 کو منٹو مارلے اصلاحات بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 11 پہ ہم نے پڑھا تھا کہ قانون حکومت ہند
19 को मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात भी कहा जाता है। 12 पे हमने पढ़ा था कि कानून हुकूमत हिंद 1919 के तहत सिखों को जुदागाना इंतखाबात का हक दिया गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये पहला दरसी सबक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम अपने अगले सबक में मश्की सवालात और उनका हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।